प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मीनिंग क्या होता है? नॉट रियल। जो जैसा हमें दिख रहा हो वैसा ना हो उसे हम कहेंगे सूडो। तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या है? दोज रिएक्शन हुज ऑर्डर डिफरेंट देन एक्सपेक्टेड। जैसा हम ऑर्डर अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो वैसा ऑर्डर हमें देखने को ना मिले एक्चुअल में, तो उसे हम क्या कहेंगे? सूडो ऑर्डर रिएक्शन। those reactions whose order different than expected. For example, hydrolysis of ester. हम यहां पर एक एस्टर ले रहे हैं, इथाइल इथेनॉइड। हाइड्रोलाइसिस करने के लिए हमें इसको वाटर में डालना पड़ेगा, साथ में हम H प्लस भी ले रहे हैं। जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एस्टर कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो यहां पर अगर हम रिएक्शन को ध्यान से देखें, एक एस्टर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, एक वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है और एक H प्लस यूनिट इन्वॉल्व है। तो रेट एक्सप्रेशन क्या होगी? रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू एस्टर कंसंट्रेशन पावर 1, वाटर कंसंट्रेशन पावर 1, H प्लस कंसंट्रेशन पावर 1, क्योंकि इन सबका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है? इन सब पावर का सम 1 प्लस 1 प्लस 1 3। लेकिन हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू ऑस्टवाल्ड जो रेट ऑफ रिएक्शन है सिर्फ उन्हीं स्पीसीज की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है जिनकी कंसंट्रेशन विद टाइम क्या हो? चेंज हो। यहां पर हम वाटर को एज ए सॉल्वेंट ले रहे हैं। अगर सॉल्वेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर रहा हो तो वो थोड़ा बहुत कंज्यूम होगा, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन में नेग्लिजिबल चेंज होगा। इसका मीनिंग यहां पर रेट वाटर की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। H प्लस यहां पर कैटालिस्ट है और कैटालिस्ट रिएक्शन में कभी कंज्यूम नहीं होते हैं, तो यहां पर जो रेट है वो H प्लस की कंसंट्रेशन से भी क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हम क्या कह सकते हैं? एक्चुअली रेट क्या होगा? रेट कांस्टेंट इनटू एस्टर कंसंट्रेशन पावर 1, वाटर कंसंट्रेशन पावर 0, H प्लस कंसंट्रेशन पावर 0। इन दोनों के ऊपर रेट डिपेंड नहीं कर रहा। तो एक्चुअल ऑर्डर हम क्या देख रहे हैं? 1। तो हम क्या कह सकते हैं? एक्चुअल ऑर्डर एक्सपेक्टेड ऑर्डर से डिफरेंट है, तो ये रिएक्शन कौन सी है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका एक्चुअल ऑर्डर 1 है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ देयर रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव की थी यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन प्रेजेंट कंसंट्रेशन। तो यहां पर हम टाइम ड्यूरेशन को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, कब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, कब स्टॉप किया, और वहां पर जो हमने बिगिनिंग में कंसंट्रेशन ली थी दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, और फाइनल टाइम पर जो आप कंसंट्रेशन डिटरमाइन करेंगे
उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंसंट्रेशन। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन हम रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन उस कंसंट्रेशन को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? कंसंट्रेशन को हमें किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिटरमाइन करना होगा, किसी ना किसी चीज के साथ रिलेट करना होगा। तो हम उन्हीं को यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं, कैसे हम कंसंट्रेशन और एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन को रिलेट करेंगे। फर्स्ट केस है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उस केस में हमें प्रोडक्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो यहां पर मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन और प्रेजेंट कंसंट्रेशन डिटरमाइन करनी। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, रिएक्शन में एक प्रोडक्ट क्या है, एसिड है। कितना एसिड बना है एट दैट टाइम, अगर हम उसको कैलकुलेट कर पाए तो उस केस में हम उसको कंसंट्रेशन के साथ रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट करेंगे? अगर आप ध्यान से देखें, इस रिएक्शन में अगर एस्टर का 1 मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहा है तो एसिड का 1 मॉलिक्यूल बन रहा है। तो एसिड के कितने मॉलिक्यूल बने हैं इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका अगर 1 मॉलिक्यूल बन रहा है तो इसका 1 मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहा है। अमाउंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस्ड in this reaction can be determined by titration with strong base in the presence of indicator। तो यहां पर अगर हम टाइम t इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ बेस यूज हम ले रहे हैं V0। ये V0 किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्या इनिशियली कोई प्रोडक्ट बना होगा? नहीं बना होगा। इसका मीनिंग इनिशियली एसिड एज प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इस रिएक्शन में क्या स्टार्टिंग मटेरियल कोई एसिड है? यहां पर हमने एसिड लिया हुआ है और ये एसिड किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं जो V0 है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट। कितना एसिड हमने एज ए कैटलिस्ट लिया हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम t इक्वल टू 24 आवर्स हम ये अज्यूम करते हैं 24 आवर्स में कोई भी रिएक्शन 100% क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। इसको हम इनफाइनाइट टाइम रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ बेस यूज हम लिख रहे हैं V इंफिनिटी। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये किसके इक्विवेलेंट हम इसको कह सकते हैं? कितना एसिड एज प्रोडक्ट प्रेजेंट है और कितना एसिड एज ए कैटलिस्ट प्रेजेंट है। क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट जरूर करते हैं लेकिन कभी कंज्यूम नहीं होते हैं। तो यहां पर कितना एसिड बना है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कितना एस्टर कंज्यूम हुआ है।
क्योंकि हम यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम ले रहे हैं, इस टाइम ड्यूरेशन में रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाती है, तो हम ये कह सकते हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ एस्टर कंप्लीटली कंज्यूम्ड, जिसको हम कह सकते हैं ए नॉट। मैक्सिमम कितना कंज्यूम हो सकता है, जितना इनिशियली हमने लिया था, और इनिशियली जो हम ले रहे हैं उसको हम किस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए नॉट से, प्लस अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटालिस्ट। इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2। अगर मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, इसमें से कैटालिस्ट के अमाउंट को हम सब्ट्रैक्ट कर दें। देखो बी इनफाइनाइट इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस्टर अमाउंट प्लस एसिड एज कैटालिस्ट। तो अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है तो वी इंफिनिटी में से इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं, वी नॉट, तो इसका मीनिंग ए नॉट इक्वलेंट है वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट। फिर से आप देख लें, जब हम एस्टर को हाइड्रोलाइज करते हैं, वाटर को एज ए सॉल्वेंट ले रहे हैं, H प्लस को एज ए कैटलिस्ट ले रहे हैं, यहां पर प्रोडक्ट आपको मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। यहां पर मुझे एस्टर की इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन चाहिए। अब एस्टर के अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए मेरे पास कुछ रिएक्शन वाला मेथड नहीं है, लेकिन एसिड को हम फास्ट में न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन में कितना एसिड बन रहा है उसके अमाउंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं एट दैट टाइम, और इसके लिए हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज करेंगे विद स्ट्रॉन्ग बेस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होगी। तो जब हमने टाइम t इक्वल टू 0 लिया, तो जो भी बेस का वॉल्यूम यूज हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना एसिड यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट प्रेजेंट। टाइम t इक्वल टू 24 आवर्स में जब रिएक्शन हम कह रहे हैं 100% क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, तो जो भी बेस का वॉल्यूम यूज हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना मैक्सिमम एसिड प्रोड्यूस हुआ है। मैक्सिमम एसिड उतना ही प्रोड्यूस होगा जितना मैक्सिमम एस्टर को कंज्यूम करें, क्योंकि इसका वन मॉलिक्यूल तभी बन रहा है जब इसका वन मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है अमाउंट ऑफ एस्टर कंप्लीटली कंज्यूम। एक तरीके से ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस में अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट। तो मुझे यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन डिटरमाइन करनी है, तो हम क्या करेंगे, वी इंफिनिटी में से अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट क्या है, वी नॉट, तो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लिखी है, वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट। एट टाइम टी वॉल्यूम ऑफ बेस यूज क्या होगा, वीटी, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम टी में कितना एसिड बना है, या हम ये कह सकते हैं टाइम टी में कितना एस्टर हाइड्रोलाइज हुआ है। अमाउंट ऑफ एस्टर कंज्यूम्ड इन टाइम टी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से, प्लस अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट, और इसको हमने रिलेट किया था वी नॉट से। क्लियर है यहां तक। अब देखिए मुझे यहां पर इसका बचा हुआ अमाउंट निकालना। बचा हुआ अमाउंट क्या होगा, ए नॉट माइनस एक्स। तो पहले हम एक्स कैलकुलेट करते हैं, तो एक्स क्या होगा,
एक्स होगा VT माइनस V नोट। एक्स यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कितना एस्टर कंज्यूम हुआ है। हमें चाहिए ए क्या है, ए नोट माइनस कंज्यूम। एक्स कंज्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा था। ए नोट आपने कैलकुलेट किया था बेस वॉल्यूम के टर्म में, वी इंफिनिटी माइनस वी नोट। एक्स आपने कैलकुलेट किया है वीटी माइनस वी नोट। तो यहां पर वी नोट से वी नोट क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। आपको ये मिल रहा है वी इंफिनिटी माइनस वीटी। अब हम क्या करेंगे, पुट ए एंड ए नॉट रिलेशनशिप इन फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो जब हम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, के कैलकुलेट करना है। तो के क्या होगा 2.303/t लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन प्रेजेंट कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट। प्रेजेंट कंसंट्रेशन क्या है, वी इंफिनिटी माइनस वी टी। तो ये हमें फाइनल रिलेशनशिप मिल रही है। एग्जाम में आपके पास जब न्यूमेरिकल आएगा तो बेस का वॉल्यूम आपको दिया हुआ कितना यूज किया हमने, टाइम टी पर, टाइम टी इक्वल टू 0 पर, टाइम टी इक्वल टू 24 आवर्स पर। उस वैल्यू को हम इस रिलेशनशिप में पुट करेंगे और रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। सेकंड एग्जांपल, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिकल एक्टिव है। केन शुगर का फार्मूला क्या है, C12H22O11। जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे और हाइड्रोलाइज करेंगे हमें मिलेगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसकी ऑप्टिकल रोटेशन मैं जूम कर रहा हूं +60 डिग्री, इसकी +52.5 है, इसकी -71 डिग्री। इनिशियली जो सॉल्यूशन था वो डेस्टोटेटरी था। विद टाइम जब सुक्रोज मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होंगे तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल बन रहा है। किसकी ऑप्टिकल रोटेशन डोमिनेंट है, फ्रक्टोज की। इसका मीनिंग विद टाइम जो पॉजिटिव वैल्यू है वो कम होगी। कैसे कम होगी, अगर आपके पास सुक्रोज के 100 मॉलिक्यूल हैं, एवरेज ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगी, 100 इंटू 60/100 मीन 60। अगर इसका एक मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जाए और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाए तब इसकी ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगी, 99 इंटू 60, क्योंकि 100 से कितने रह गए 99। एक यूनिट इसकी बनी है 52.5, एक यूनिट इसकी बनी है -71। अब आप इसको डिवाइड किससे करेंगे, 101 से, क्योंकि अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में कितने हो गए, 101 हो गए, जो ऑप्टिकल रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको 60 से कम मिल रही है। इसका मीनिंग जैसे जैसे सुक्रोज मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे ऑप्टिकल रोटेशन सॉल्यूशन की पॉजिटिव से लेस पॉजिटिव होगी, फिर 0 देन नेगेटिव। तो यहां पर बिगिनिंग में सॉल्यूशन डेस्टोटेटरी था, फाइनली क्या बन रहा है,
लीवर रोटेटरी बन रहा है क्योंकि नेगेटिव पार्ट यहाँ पर डोमिनेंट है, जो नेगेटिव ऑप्टिकल रोटेशन है वो ज्यादा, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये भी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है क्योंकि वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है, H प्लस यहाँ पर क्या है, कैटालिस्ट। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ सुक्रोज कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अब अगर हमें यहाँ पर रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना हो तो हमें इनिशियल कंसंट्रेशन और प्रेजेंट कंसंट्रेशन चाहिए। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली इनिशियल और प्रेजेंट कंसंट्रेशन को हम निकालेंगे कैसे, इसको हम ऑप्टिकल रोटेशन के साथ रिलेट करेंगे। टाइम t इक्वल टू 0 पर ऑप्टिकल रोटेशन हम अज्यूम कर रहे हैं R0। R0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केन शुगर सॉल्यूशन, सुक्रोज सॉल्यूशन ऑप्टिक रोटेशन को, जब सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट नहीं होगा। यहां पर मैंने प्लस 60 डिग्री जूम किया है तो R0 यहां पर प्लस 60 डिग्री हो सकता है। टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी पर मींस 24 आवर्स, जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो चुकी है, हमें सॉल्यूशन की ऑप्टिक रोटेशन मिली R इंफिनिटी। टाइम t पर हमें सॉल्यूशन की ऑप्टिक रोटेशन मिली RT। अब ये जो ऑप्टिक रोटेशन का इंफॉर्मेशन है ये हम एक्सपेरिमेंट पे ऑब्टेन करेंगे, जब हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा तो ये सब डेटा हमें दिया होगा। अब हमें इसको इनिशियल और प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ केन शुगर से रिलेट करना है। तो यहां पर R0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, R इंफिनिटी किसको रिप्रेजेंट करेगा, RT किसको रिप्रेजेंट करेगा, या फिर इसको हम इनिशियल कंसंट्रेशन और प्रेजेंट कंसंट्रेशन से कैसे रिलेट करें। जब सारा का सारा केन शुगर हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो A0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन को। ये वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि इनिशियली सॉल्यूशन क्या है, डेक्स्ट्रो। R इंफिनिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये मान लीजिए +10 है तो ये -5 हो सकता है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का होगा, हमें स्केल वाइज डिफरेंस देखना है। तो यहां पर +10 -5 यानी 15 का डिफरेंस है। तो मैक्सिमम चेंज इन ऑप्टिक रोटेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केन शुगर गेट हाइड्रोलाइज्ड। तो यहां पर ये किससे रिलेटेड है, R0 माइनस R इंफिनिटी। ऐसे ही टाइम t में कितना सुक्रोज कंज्यूम हुआ है उसको हम अज्यूम कर रहे हैं x। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन इन टाइम t, ये रिप्रेजेंट करेगा अमाउंट ऑफ केन शुगर हाइड्रोलाइज इन टाइम t। तो यहां पर इस टाइम t में कितना ऑप्टिक रोटेशन में चेंज हुआ है, R0 माइनस RT। हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट कंसंट्रेशन चाहिए। प्रेजेंट कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे, इनिशियल माइनस कंज्यूम। इनिशियल क्या है, R0 माइनस R इंफिनिटी। कंज्यूम कितना है ऑप्टिक रोटेशन के टर्म में, R0 माइनस RT। R0 से R0 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो आपको क्या मिल रहा है, RT माइनस R इंफिनिटी। तो हमने यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन को भी
रिलेट कर लिया है चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन से, प्रेजेंट कंसंट्रेशन को भी हमने रिलेट कर लिया है चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन से। अब हमें के कैलकुलेट करना है। के लिए हमें ये जो इंफॉर्मेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन और प्रेजेंट कंसंट्रेशन वाली, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। क्या है? k इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसको ऑप्टिकल रोटेशन के टर्म में हम लिख रहे हैं आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी अपॉन प्रेजेंट कंसंट्रेशन जो हमने रिलेट की है इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन आर टी माइनस आर इंफिनिटी। तो ये रिलेशनशिप है जिसका यूज कर हम रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट और सेकंड केस को ध्यान से देखें तो उस केस में इंफिनिटी वाली टर्म एक साइड ही आ रही है, चाहे आप इसे यहां लिख लें चाहे इसे यहां लिख लें, मॉड ले लें तो आप इस तरीके से रिलेशनशिप को इनडायरेक्टली याद भी कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल हम कवर करने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होगा तो ये कन्वर्ट हो रहा है वाटर एंड ऑक्सीजन के अंदर, या ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से -2 भी जा रही है और 0 भी जा रही है। इसका मीनिंग इसका रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इसका मीनिंग ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों का काम कर सकता है। अब यहां पर H2O2 के अमाउंट को हम रिलेट करेंगे यूजिंग रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड can be determined using titration with potassium permanganate। V नॉट यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है amount of KMnO4, volume of KMnO4 consumed at time t equal to 0 during titration। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो उस केस में हमें टाइट्रेशन में KMnO4 का कितना वॉल्यूम यूज करना पड़ा, उसको हम क्या कह रहे हैं? V नॉट। कितना ये यूज होगा? जितना H2O2 प्रेजेंट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम ये कहेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स ये A नॉट के इक्विवेलेंट है। ऐसे टाइम t पर वॉल्यूम हम यूज कर रहे हैं VT, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 consumed at time t। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इन सॉल्यूशन, जिसको हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमें इनिशियल कंसंट्रेशन और प्रेजेंट कंसंट्रेशन की जो रिलेशनशिप है उसको हमें फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन में पुट करना है। पुट करने पर हमें क्या मिल रहा है? K इक्वल टू 2.303 बाय टी
लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? वी नॉट से रिलेटेड है। ऐसे ही प्रेजेंट कंसंट्रेशन किससे रिलेटेड है? वीटी से। वी नॉट और वीटी किसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? KMnO4 के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन का यूज कर हम रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट केस हम इसमें करने जा रहे हैं determination of rate constant for first order by pressure change method। जो गैसियस रिएक्शन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस चेंज होते हैं, और आपको पता है प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर हमें कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर से रिलेट करना होगा, उसका यूज कर हमें रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हम प्रेशर चेंज मेथड के रिगार्डिंग स्टडी करते हैं। कंसिडर ए रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर सभी स्पीसीज गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं। यहां पर आपको इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है Pi और फाइनल प्रेशर एक्सपेरिमेंट का दे दिया Tf। इस एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए हमें रेट कांस्टेंट को प्रेशर से रिलेट करना। इनिशियली इसका प्रेशर था P, प्रोडक्ट बना ही नहीं है, तो यहां पर ये जो प्रेशर होगा ये क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो P टोटल यहां पर क्या है? इन सबका सम P प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू इनिशियल प्रेशर ऑफ कंटेनर। तो Pi यहां पर किसके इक्वल हो गया? P के इक्वल हो गया। टाइम T पर ये टाइम T इक्वल टू 0 के लिए मान लीजिए इसका प्रेशर X कम हो रहा है, 1 मोल कंज्यूम होने पर ये 1 मोल बन रहा है। अगर इसका प्रेशर X कम हुआ तो इसका प्रेशर कितना इंक्रीज होगा? X। तो पहले प्रेशर 0 था, तो अब हमने इसमें X ऐड कर दिया। ऐसे यहाँ पर 1 कंज्यूम होने पर ये 1 प्रोड्यूस हो रहा है। अगर इसका प्रेशर X कम हुआ है तो इसका प्रेशर कितना बढ़ेगा? X बढ़ेगा। तो टोटल प्रेशर क्या है? P माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू फाइनल प्रेशर। एक एक्स से एक एक्स क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। तो एक्स यहां पर आपको क्या मिल रहा है? पी एफ माइनस पी। अब हमें रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो के क्या होगा? 2.303 बाय टाइम ड्यूरेशन लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन प्रेजेंट कंसंट्रेशन। गैस के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं? ए नॉट क्या है? पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेजेंट कंसंट्रेशन P माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहां पर पुट करेंगे। P आपको किसके इक्वल मिला था? Pi के। 2.303 बाय T log Pi। हमें P माइनस एक्स चाहिए। P माइनस एक्स क्या होगा? P माइनस पी एफ माइनस P। तो यहां पर ये आपको मिल रहा है 2P माइनस पी एफ। तो P यहां पर किससे इक्वल था? Pi के। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? 2Pi
माइनस Tf। तो ये फाइनल रिलेशनशिप है रेट कांस्टेंट की इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रेशर गिवन इन एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन। अब हम एक न्यूमेरिकल कवर करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर चेंज मेथड। यहाँ पर हमें डिकम्पोजिशन दिया हुआ है सल्फ्यूरिल क्लोराइड का और उसकी रिएक्शन भी दी हुई है। डिकम्पोजिशन के ड्यूरिंग जो हमने एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की हुई है वो भी हमें याद दी हुई है। इसका यूज करते हुए हमें रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन को लिख लेते हैं। सल्फ्यूरिल क्लोराइड डिकम्पोज होकर सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैस हमें प्रोवाइड कर रही है। इनिशियली रिएक्टेंट डिकम्पोज नहीं हुआ है, इसका प्रेशर होगा, हम अज्यूम कर रहे हैं P, प्रोडक्ट बना नहीं है, इसका प्रेशर क्या है 0। इसका मीनिंग इनिशियल टोटल प्रेशर में सिर्फ रिएक्टेंट का कंट्रीब्यूशन है, प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इनिशियल टोटल प्रेशर क्या होगा, इक्वल टू रिएक्टेंट प्रेशर। तो P यहां पर कितना होगा 100। इनिशियल टोटल प्रेशर हमें दिया हुआ। फाइनल एट टाइम T इक्वल टू 100 मिनट। विद टाइम रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे उसका प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा है। मान लीजिए प्रेशर x कम हुआ है तो रिमेनिंग प्रेशर क्या होगा P माइनस एक्स। 1 कंज्यूम होने पर ये 1 बन रहा है, तो अगर इसका प्रेशर x कम हुआ है तो इसका प्रेशर x बढ़ना चाहिए। लेकिन ये तभी बढ़ेगा जब ये स्पीशीज गैसेस फॉर्म में है। अगर ये सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है तो इसके प्रेशर को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि मैनोमीटर सिर्फ गैस के प्रेशर को रिकॉर्ड करता है। यहाँ पर अगर हम देखें, अगर ये 1 कंज्यूम हो रहा है तो ये 1 प्रोड्यूस हो रहा है। अगर इसका प्रेशर x कम हुआ है तो इसका प्रेशर कितना बढ़ना चाहिए x। तो फाइनल टोटल प्रेशर क्या होगा P माइनस एक्स प्लस एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, तो ये जो फाइनल टोटल प्रेशर है ये कितना दिया हुआ आपको 150। P हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 100, तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 150 माइनस 100 50। अब हमें K कैलकुलेट करना है, तो K की रिलेशनशिप क्या बन रही है यहाँ पर 2.303 बाय T log इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ SO2Cl2। अब देखो जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है गैस के लिए वो इनिशियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2 इनिशियली अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2 एट प्रेजेंट टाइम। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, टाइम ड्यूरेशन कितना है 100। इनिशियल प्रेशर कितना है इसका P, फाइनल प्रेशर कितना है P माइनस एक्स। तो वैल्यू पुट करेंगे, P की वैल्यू आपको ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 100। P माइनस एक्स क्या होगा, P 100 है, x कितना है 50। log 2 क्या होता है 0.3। तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे, तो यहां पर आप इस तरीके से रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। इसकी यूनिट क्या होगी रेट कांस्टेंट की, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट होगी पर यूनिट टाइम, और यहां पर टाइम की यूनिट क्या दी हुई है मिनट दी हुई है, इसलिए हमने लिखा है पर मिनट।